ओके, तो चलिए हम ड्रिफ्ट स्पीड से ही आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको पता चल गया है कि Vd इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई टाउ बाय एम इंटू ई। सो यहां पे अपन एक पॉइंट लिख लेते हैं। लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स is opposite to the direction of electric field, is opposite to the direction of electric field. However, if we assume hypothetical positive charge, then it will move in direction of electric field। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किसके जैसे लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि फिर जो करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, आगे से आप यहां पे पॉइंट नोट कर लें, Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E एंड फॉर ए गिवन सब्सटेंस this term E tau by m is constant at given temperature। हम थोड़े टाइम बाद बात करेंगे कि टेम्परेचर से कौन चेंज होगा। वैसे आप बता भी सकते हैं टेम्परेचर से कौन चेंज होगा। टेम्परेचर से रैंडम मोशन बढ़ जाएगी, रैंडम मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलिजन, so time between two collision will decrease, so tau will decrease। okay, we will slowly move forward। all right, now let us see what is the relation in current and drift velocity। so put the heading relation in current and drift velocity। चलिए समझ लेते हैं अपन कैसे रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। कंसिडर ए सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। सिलेंड्रिकल हम लोग कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, एंड मान लीजिए यहां पे फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे करंट भी होगा इसी डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन्स भूल जाइए, अब अपन क्या सोचा करेंगे आगे से कि इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं। ठीक है, रियलिटी में इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहे हैं, तो अपन सोचा करेंगे कि इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज ड्रिफ्ट हो रहे हैं इस डायरेक्शन में। ध्यान रहे, आपको कभी भी वो कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में कि Vd चेंज होगा टाइम के साथ या नहीं होगा, तो आंसर है नहीं होगा टाइम के साथ चेंज। ठीक है, क्योंकि ये कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है। ओके, सो Vd की डायरेक्शन में आपको क्या मिल रहा है, करंट। और इलेक्ट्रॉन्स के लिए Vd लेफ्ट में होगा पर करंट फिर भी राइट में होगा। करंट इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, मान लीजिए इसकी लेंथ L है, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब डेफिनेटली ये फील्ड आया कहां से, तो ये फील्ड किसी न किसी सोर्स की वजह से यहां पे आया होगा। ठीक है, अब ये जो क्रॉस सेक्शन है, आप बीच में भी कोई क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं, या फिर ये जो क्रॉस सेक्शन मैंने देखा है वही मान लीजिए। इस क्रॉस सेक्शन को कितना चार्ज क्रॉस कर रहा होगा किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, वो हम समझ लेते हैं। सो लेट अस सी, टोटल चार्ज crossing the cross section in delta t time
मान लीजिए डेल्टा टी टाइम, तो वो कैसे लिखें अपन, देखो अब देखना पड़ेगा इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे दे विल बी ड्रिफ्टिंग। ओके, सो फ्री इलेक्ट्रॉन निकालते हैं अपन। सो इसके लिए एक नंबर डिफाइन कर रहा हूं मैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे आगे। इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स divided by volume. It's a regular density per unit volume. So number of free electron per unit volume, इसे बुलाएंगे अपन free electron density. So अब इसमें मुझे डेल्टा टी टाइम में चार्ज लिखना है, तो आप सोचो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो नंबर है स्मॉल एन, ये प्रॉपर्टी हो गई उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी वो उस सब्सटेंस की खुद की प्रॉपर्टी है। जैसे कॉपर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, आयरन में कुछ और होगा, वुड में कुछ और होगा, एंड सो ऑन। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सैंपल आई विल राइट n इनटू द वॉल्यूम आई पिक। दिस इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन सब्सटेंस, वॉल्यूम आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो इस n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यू विल गेट इट एज स्मॉल n इनटू द वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम कितना है हमारे पास इसमें प्रेजेंट, A इंटू एल, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है। तो इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, चार्ज आएगा मेरे पास n इंटू E। सो चार्ज आएगा मेरे पास n इंटू E विच इज NaL इंटू E। ये हो गया चार्ज, ठीक है, जो मूव कर रहा है यहाँ पे, और कितने टाइम में मूव कर रहा है, डेल्टा टी टाइम में। सो विच इज Q विच इज इक्वल टू NaL इंटू E। और कहां से कहां मूव कर रहा है, फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन टू दिस क्रॉस सेक्शन, मींस क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर एलिमेंट हियर। सो हाउ मच विल बी द करंट, will be the Q divided by delta T. So current will be N E A terms just इधर उधर लिख दिया मैंने into L divided by delta T. Yes. अब ये जो इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं, इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन के बराबर ही माना है, ठीक है, तो उसे यहां से यहां मूव करने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है। तो क्या मैं यहां पे ये लिख दूं कि Vd इज नथिंग बट L डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, बिकॉज Vd इज कांस्टेंट। Yes, constant speed है drifting की. So Vd can be written as L divided by delta T. So I put this here. So what I get, the current, I get NEA Vd. All right, and this is an important formula for us. समझ लो इसमें कौन सा टर्म क्या है। यहाँ पे N आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये प्रॉपर्टी है, यानी सब्सटेंस टू सब्सटेंस चेंज होगी। ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किसी के साथ चेंज नहीं होता है। ये एरिया, ये ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है। और ये जो Vd है, Vd तो आपके पास ऊपर लिखा ही हुआ है, Vd डिपेंड कर रहा है सब्सटेंस पे और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो ये बात आप समझ गए। फॉर्मूला ऑफ करंट याद रखिएगा, क्या आ रहा है आपके पास, स्मॉल n विच इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब E को नेगेटिव मत रखना, आई हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज। सो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा। एरिया will change as per the situation, it is cross section area, and Vd is your the drift speed. Okay, अब इसी में अगर अपन आगे रिलेशन लिखें तो देखिए क्या मिलेगा हमें। Can I express this formula in terms of करंट डेंसिटी? इस फॉर्मूले को मैं करंट डेंसिटी की टर्म्स में ला सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए फॉर्मूला आया मेरे पास I इक्वल टू NEA Vd, तो I बाय A विच इज परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर एरिया ही है, इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, NE Vd, एंड दिस इज व्हाट J, ठीक है, द करंट डेंसिटी। और ये J जो है वो कैसी आ जा रही है आपके पास, NE Vd।
ठीक है, मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए लिख रहा हूं, और जो Vd है वो है मेरे पास E टाउ बाय m इंटू E, और ये मैंने नेगेटिव क्यों हटा दिया, बिकॉज आई एम राइटिंग फॉर इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमने मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में मान रखी है. सो व्हाट आई गेट, इफ आई पुट दिस, आई गेट J इज इक्वल टू N इंटू E टाउ बाय M इंटू E. So I get J is equal to N E square tau by M into E. इसका मतलब जो करंट डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया आपके पास, द फील्ड. सो यू गॉट वन थिंग, J is directly proportional to the field. ठीक है. Now this particular term here, for a substance, for a given substance at given temperature, for a given substance at given temperature, what happens, this term n e square tau by m, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. टाउ भी मैं आपको समझा चुका हूं, रिलैक्सेशन टाइम और एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज ए constant and this constant is called conductivity. इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से. तो ये सब्सटेंस, ये जो कांस्टेंट पार्ट आप देख पा रहे हैं, इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस. सो इसे कैसे लिख सकता हूं मैं इस कंडक्टिविटी को, आई मीन आई राइट द सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम. आप इसे ध्यान रखें, ठीक है, रिमेंबर दिस. एंड इस बेसिस पे मेरा ये जो फॉर्मूला है जो इधर लिखा हुआ है J का, वो बन जाता है J इक्वल टू सिग्मा E, और ये कहलाता है आपका ओम्स लॉ. ओके, दैट द करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. दिस इज ओम्स लॉ, कैन बी वेरीफाइड. अब यू मे बी थिंकिंग कि यार 10th में तो ओम्स लॉ मैंने V इक्वल टू IR पढ़ा था, ये क्या है? सो ये वही है, देखते हैं कैसे वही है. अब E को क्या लिख सकते हो आप, 1 by sigma into J. Now this 1 by sigma, the reciprocal of conductivity, you call it resistivity. Conductivity मतलब हो गया फेवर. देखो E मैंने फिक्स कर दिया, दो सब्सटेंस उठा लो आप, ठीक है, दो सब्सटेंस, जैसे ये मार्कर ले लो और एक मेटेलिक रॉड ले लो इतनी बड़ी, दोनों में सेम फील्ड अप्लाई करो, दोनों की करंट डेंसिटी स्टडी करो, किसकी ज्यादा होगी, जिसका सिग्मा ज्यादा है. यस, तो सिग्मा क्या कर रहा है कि एक गिवन फील्ड पे कितना चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा वो बता रहा है. सो अच्छी कंडक्टिविटी मतलब कम फील्ड में ही ज्यादा करंट मिलेगा. उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बुरी कंडक्टिविटी. मान लो रेसिप्रोकल बढ़ा है तो कंडक्टिविटी कम है. सो दिस 1 by sigma is called, this is called resistivity. This term is called resistivity. ठीक है, और इसे सिंबल देते हैं रो. सो आप ब्रैकेट में ध्यान रख लें, द रो इज इक्वल टू 1 by sigma एंड इट इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n e square tau. And this is property of substance at given temperature altogether. क्यों मैं property of substance बोल रहा हूं? Why am I not telling this is a constant for all substances? Because small n and tau are variables here. They will change with substance. There is one variable which will also change with temperature, and that is the tau as well as n both. Temperature बढ़ाने से free electrons भी बदल जाते हैं, ज्यादा electrons free हो जाते हैं. आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि गर्म करेंगे अपन तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउट ऑफ इन्फ्लुएंस चला जाएगा उस न्यूक्लियस के, ठीक है, उसे एनर्जी मिल जाएगी. सो ये भी बदलता है टेम्परेचर के साथ, ये भी बदलता है, इसलिए हमने टेम्परेचर भी बोला है. सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये रेजिस्टिविटी भी क्या होगा आपका, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, बट टेम्परेचर के साथ चेंज होगी. रेजिस्टिविटी भी और कंडक्टिविटी भी, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो
ये आपका यही फॉर्मूला जो ई जे इक्वल टू सिग्मा ई है, इसे आप क्या भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू रो जे, डिपेंडिंग ऑन द नीड आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही ओम्स लॉ कहलाते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए आप वहां तक। अब समझते हैं कि हमारे पुराने ओम्स लॉ से क्या कनेक्शन रखता है। तो उसके लिए आप एक सब्सटेंस ले लीजिए, मैं वापस से सिलिंड्रिकल ले रहा हूं, ऑफ लेंथ एल, एरिया ए, एंड वी अप्लाई सम वोल्टेज V। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया V, तो इसके अंदर जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, V by L। ठीक है, सो यू कैन यूज दैट रिजल्ट, E इक्वल टू दिस रो इंटू J। J भी इसी डायरेक्शन में आएगा आपका, और इधर ही करंट फ्लो कर रहा है I। तो अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं, E की जगह मैं लिख रहा हूं वोल्टेज डिवाइडेड बाय द लेंथ इज इक्वल टू रो, J की जगह लिख रहा हूं करंट डिवाइडेड बाय द एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, सो दिस इज I by A। तो अब आपको क्या मिल जा रहा है, V इज इक्वल टू रो L by A into I। Yes, V is voltage, I is current, and this rho L by A, rho is the property of substance, length geometrical parameter, area geometrical parameter. So you can call this particular term here is, this particular term is called resistance, rho L by A, this is called capital R, जैसे अपन क्या बुलाएंगे आगे से, resistance। तो एज आई वॉज टेलिंग कि कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतनी कम, या उल्टा सोच लो, कंडक्टिविटी जितनी कम रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई सब्सटेंस का रेजिस्टेंस ज्यादा है किसी का कम है, कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे आपकी कौन सी रोड ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है किसी भी व्हीकल के मोशन में? आप उसी व्हीकल को, ठीक है, इक्वल लेंथ ट्रेवल करवाएंगे दोनों रोड्स पे। आप देखेंगे किसमें व्हीकल ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, जिसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है वो रोड उसे ज्यादा क्या कर रही है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। यस, वैसे ही कुछ यहां पे आप सोचेंगे कि अगर आप दो मटेरियल्स ले लिए, उनमें सेम फील्ड आपने अप्लाई कर दिया, तो जिसमें चार्जेस आसानी से फ्लो कर पा रहे होंगे वो कम रेजिस्टेंस रखता है, जिसमें चार्जेस मुश्किल से फ्लो कर पा रहे हैं। अब आसानी और मुश्किल मतलब फ्लो रेट कम हो जाएगी, पर यूनिट टाइम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अगर ज्यादा है तो भाई कम रेजिस्टेंस है, पर यूनिट टाइम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है एट गिवन फील्ड। फील्ड इज डायरेक्टली लिंक विद वोल्टेज। तो आगे से हम फील्ड के टर्म्स में ना बातें करते हुए किसके टर्म्स में करेंगे, वोल्टेज। इलेक्ट्रिसिटी में अगर कहीं फील्ड इन्वॉल्व कर रहा है क्वेश्चन, तो आपके पास दो हथियार रहेंगे। एक आप ओम्स लॉ ही है वो, या तो आप E इक्वल टू रो जे से जाएंगे, या फिर आप क्या J इक्वल टू सिग्मा E से जाएंगे। यहां पे कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूलेस नहीं लगाना है हमें, बिकॉज नाउ द चार्ज इज इन द मोशन। दैट डज नॉट मीन कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ चार्जेस जिनकी वजह से वहां फील्ड आ रहा है। सो यूज दिस फॉर्मूलेस टू प्रोसीड। ओके, सो ये हमारा पुराना वाला फॉर्मेट मिल गया आपको ओम्स लॉ का। अब आप पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा ये, so now you can put this, you'll get voltage is equal to R into I, or you can write I। तो आपको मिल गया V इक्वल टू IR, जो आपका पुराना रटा हुआ फॉर्मूला है 10th का, है ना। So got this, ये यहाँ भी एप्लीकेबल है, डोंट वरी। सो I आपके पास आ गया 1 by R into V, and you call current is directly proportional to voltage। Now ये जो 1 by R है, this 1 by R, it is called conductance। इसे G से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कभी कभार काम आ सकता है। तो सिग्मा कंडक्टिविटी, रो रेजिस्टिविटी, R रेजिस्टेंस, 1 by R कंडक्टेंस। ठीक है, अब
ओम्स लॉ में कुछ ग्राफ आपसे पूछा जाता है कि सपोज एक पर्टिकुलर कंडक्टर है, उसके अक्रॉस में अगर वोल्टेज चेंज करता जाऊं तो करंट कैसे कैसे चेंज होगा। तो ये फेमस सा ग्राफ है I वर्सेस V ग्राफ, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आता है, यही प्रूफ होता है कि आप ये ओम्स लॉ है, आई मीन ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। सो दिस IV ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, और इसकी कुछ स्लोप है। तो इसकी जो स्लोप है यहाँ पे वो किसके इक्वल आती है, 1/r के। आप खुद चेक कर लो, I is equal to some constant into V, यानी Y equal to M into X जैसा ग्राफ है। So this is not resistance, it is 1 by resistance, that is conductance। अगर उसने VI ग्राफ दे दिया आपको, वोल्टेज वर्सेस करंट वाला ग्राफ दे दिया, वो भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, पर उसकी जो स्लोप है वो किसके इक्वल आएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल, ठीक है। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है I इक्वल टू 1/r इंटू V, और यहाँ फॉर्मूला है V इक्वल टू IR, यानी R इंटू I, ठीक है। अच्छा, और भी ग्राफ्स आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि ग्राफ आ सकता है आपके लिए J वर्सेस E में, करंट डेंसिटी वर्सेस अप्लाइड फील्ड, इट इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन, फॉर्मूला इज J इक्वल टू सिग्मा E, इसकी जो स्लोप है वो क्या रहेगी, कंडक्टिविटी। और एक और ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है ओम्स लॉ में, वो क्या होगा, दिस इज E वर्सेस J, वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, पर उसकी जो स्लोप है वो रेजिस्टिविटी आएगी, क्योंकि E इज इक्वल टू रो J, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है कि हाउ वी कैन रीच टू द ओम्स लॉ फ्रॉम द बेसिक आइडियाज ऑफ करंट। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, ठीक है, कि करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, फिर एक वेक्टर डिफाइन किया करंट डेंसिटी, फिर हम कंडक्टर के अंदर जाके सोचे कि अगर फील्ड रहा तो क्या क्या होगा, देन वी डिफाइंड ए एवरेज वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, then we moved on with the definitions and reached to this particular conclusion that current density is directly proportional to the applied field. When extended, I reached to this particular conclusion that current flowing in a substance is directly proportional to the applied voltage, ठीक है, and it's called the Ohm's law. So Ohm's law कैसे भी आप लिख दो, ये भी Ohm's law है, और जो मैंने बाकी दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं वो भी Ohm's law है। तीनों आप यूज कर सकते हैं, V इक्वल टू IR, J इक्वल टू सिग्मा E और E इक्वल टू रो J। आगे की बातें अपन अगले क्लास में करेंगे। हाँ, ये फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखें, ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A। आपने हो सकता है 10th में कभी पढ़ा हो कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब इनकी Y अपन आगे बात करते हैं कि Y एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं वहां पे, we'll talk about in next class। but mathematics is कुछ लॉज से हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिल रहा है, R directly proportional to L and inversely proportional to the area of cross section। so that's it for today। keep on viewing the lectures on time, otherwise pile up होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। anyway, thank you।